आरएएस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो आप अंत तक जुड़े रहिए। जी बिल्कुल। और आज की चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है। हाँ, क्योंकि मतलब जरा सोचिए, क्या भरत मुनि का 2000 साल पुराना नाट्यशास्त्र आज के आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान का चेहरा पढ़ना सिखा सकता है? या फिर कैसे एक सामाजिक प्रथा जिसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वो आज मानव तस्करी का रैकेट बन गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ न्यूज़ की हेडलाइंस पढ़ना नहीं है, बल्कि इन सभी घटनाओं के पीछे के तंत्र को, उनके क्यों और कैसे को समझना है। आज हम राजस्थान की जमीनी हकीकत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और अंतरिक्ष विज्ञान तक के डॉट्स को जोड़ेंगे। और देखिए, एक सिविल सेवा अभ्यर्थी के नजरिए से अगर हम बात करें ना, तो आज के न्यूज़पेपर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत गहराई है। जी। क्योंकि जब कुल प्रशासक किसी भी घटना को देखता है, तो वो उसे अलग थलग करके नहीं समझ सकता। समाज, अर्थव्यवस्था और तकनीक, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। तो आज हम हर एक खबर को डिकोड करेंगे, ताकि परीक्षा के लिए कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा ना रहे। तो चलिए शुरुआत राजस्थान के सामाजिक परिदृश्य से करते हैं। मैंने आज पढ़ा कि राज्य सूचना आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। अच्छा, वो नाता प्रथा वाली रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, जो नाता प्रथा की आड़ में हो रही लड़कियों की खरीद फरोख्त पर आधारित है और इसे सीधे तौर पर पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना गया है। लेकिन मतलब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि जो प्रथा कभी परित्यक्ता या विधवा महिलाओं को एक सामाजिक सुरक्षा देने के लिए शुरू हुई थी, वो अचानक ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कैसे बदल गई? देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मेंस परीक्षा के GS1 और GS2 के दृष्टिकोण से लेकिन इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, वो है बाजारवाद और कानूनी निगरानी का अभाव। जब इस प्रथा में बिचौलिए शामिल हो गए और पैसे का लेन देन शुरू हो गया। जो कि रिपोर्ट बता रहे कि 50,000 से लेके 3 लाख रुपए तक में बच्चियों का सौदा हो रहा है। ये आंकड़े सच में डराते हैं। बिल्कुल डराते हैं, क्योंकि पैसे का लेन देन शुरू होते ही इसका मूल उद्देश्य खत्म हो गया। अब ये प्रथा बालिकाओं को बेचने का एक सुरक्षित कवर बन गई है। जैसे एक सॉफ्टवेयर को अपडेट की जरूरत होती है, वैसे ही अगर हम पुरानी सामाजिक मान्यताओं को अपडेट नहीं करेंगे, तो वो ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले वायरस का शिकार हो ही जाएंगी। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और पॉक्सो एक्ट का लागू होना यही दर्शाता है कि राज्य अब इसे किसी भी तरह की सामाजिक मान्यता की नज़र से नहीं देख रहा है, बल्कि सीधे बाल यौन शोषण और तस्करी के अपराध के रूप में देख रहा है। सही बात है। खैर, सामाजिक पिछड़ेपन का एक और रूप हमें महिलाओं के रोजगार के आंकड़ों में भी दिखता है। आप PLFS 2025 की रिपोर्ट की बात कर रही हैं? जी हाँ, पीएलएफएस रिपोर्ट बताती है कि भारत में 44% से 65% के बीच है। जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और इसका मुख्य कारण सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों को बताया गया है। इसके साथ ही मतलब एक बड़ा वेतन अंतराल भी है। जहां पुरुषों की औसत आय 24,217 रुपए है, वहीं महिलाओं की आय सिर्फ 18,353 रुपए है। ऐसा लगता है कि केयर इकोनॉमी क्या होती है। बेसिकली जो 55 से 65% महिलाएं घरेलू काम कर रही हैं, जैसे बच्चों की देखभाल हो गई, बुजुर्गों की सेवा, खाना बनाना, वे काम तो कर ही रही है ना, लेकिन ये अनपेड लेबर है। इसे देश की GDP में नहीं गिना जाता। यानी काम तो है, पर उसकी कोई आर्थिक वैल्यू नहीं लगाई जा रही है। बिल्कुल। अगर से नहीं जोड़ा जाएगा और महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलेगा, राज्य का विकास अधूरा ही रहेगा। महिला सशक्तिकरण के उत्तर लिखते समय ये तर्क बहुत प्रभावी साबित होता है। तो इसी आर्थिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान से आज इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री ने जवाई लूनी रन ऑफ कर, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। लूनी तो एक मौसमी नदी है ना, जो गर्मियों में सूख जाती है। तो क्या इस पर जलमार्ग बनाना व्यावहारिक रूप से संभव है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। और यही कारण है कि DPR के लिए IIT मद्रास जैसी शीर्ष तकनीकी संस्था को चुना गया है। यहाँ ड्रेजिंग यानी नदी की गहराई बढ़ाना और लॉक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। लॉक सिस्टम? जी हाँ। जिससे पानी के स्तर को कंट्रोल किया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल। और इस जलमार्ग का सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व ये है कि राजस्थान एक लैंडलॉक्ड राज्य है। मतलब इसकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है। सही बात है। तो जब NW48 के जरिए लेगा। ओहो, इससे तो लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी आ जाएगी। एकदम सही।
और इसके साथ ही भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो 45,041 करोड़ रुपए के निवेश से 2,258 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है, वो भी इसी लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और बुनियादी ढांचे के साथ साथ पर्यावरण और संस्कृति को भी तो अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। हाँ, भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सिद्ध किए जा रहे हैं। ये केवलादेव का जो कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म मॉडल है ना, ये बहुत खास है क्योंकि यह सीधे तौर पर संरक्षण को रोजगार से जोड़ता है। और केवलादेव तो एक रामसर साइट भी है ना? बिल्कुल। जब स्थानीय ग्रामीणों की आय सीधे पर्यटन से जुड़ जाती है तो वे स्वयं पक्षियों और वेटलैंड के रक्षक बन जाते हैं। और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर की लोक कलाओं को मिलाकर एक सांस्कृतिक सर्किट भी तो बन रहा है। मैंने पावर का बेहतरीन उदाहरण है। संस्कृति को अब सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जब इसे एक सर्किट के रूप में पिरोया जाता है तो ये विदेशी निवेश और पर्यटन का बात करते हैं तो सुरक्षा भी तो सर्वोपरि हो जाती है। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू। हाँ, और आज नौसेना में 2 बड़े हथियार शामिल होने की खबर है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिंदमन और स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी। मेरा एक सवाल है, क्या केवल एक परमाणु रिएक्टर होने से कोई पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी कहलाने लगती है? ये बहुत ही तकनीकी और सामरिक महत्व का सवाल है। देखिए, एक पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है, जिससे उसके दुश्मन के रडार पर पकड़े जाने का खतरा रहता होगा। बिल्कुल। लेकिन INS अरिंदमन, जो कि अरिहंत श्रेणी की है, वो एक परमाणु रिएक्टर से चलती है। इसका मतलब है कि ये महीनों तक बिना सतह पर आए पानी के भीतर छिपी रह सकती है। वाह, महीनों तक? जी, और ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करती है, यानी जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से परमाणु हमला करने की क्षमता। प्रीलिम्स के लिए अभ्यर्थियों को ये तथ्य याद रखना चाहिए कि भारत दुनिया के उन 6 चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास ये तकनीक है। और ये INS तारागिरी जो स्टेल्थ फ्रिगेट है, तारागिरी प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात होगी। स्टेल्थ का मतलब होता है कि इसका डिजाइन ऐसा है जो दुश्मन के रडार की तरंगों को या तो सोख लेता है या भटका देता है, तो ये रडार पर दिखाई ही नहीं देती। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बैलेंस ऑफ पावर को संतुलित करने के लिए ये सब बेहद जरूरी है। मतलब एक तरफ हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी न्यायपालिका में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे सिस्टम की। हाँ ना, लेकिन इस बोझ को कम करने के लिए जन विश्वास बिल सामने आया है। इस बिल ने 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन किया है और 79 छोटी गलतियों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जिसे डीक्रिमिनलाइजेशन कहते हैं। जी। लेकिन सर, मुझे एक संशय है, अगर छोटी गलतियों के लिए सजा हटा दी जाएगी तो क्या इससे लोग नियमों का मजाक नहीं उड़ाएंगे? क्या ये बिल वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के बीच का एक पुल है? आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन यहाँ अपराध मुक्त या डीक्रिमिनलाइज करने का मतलब पूरी तरह से खुली छूट देना नहीं है। तो फिर क्या सजा होगी? इसका अर्थ है कि इन 79 गलतियों के लिए अब आपको सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यापारी से कोई फॉर्म भरने में कोई छोटी सी तकनीकी चूक हो जाती है। अब उसे जेल भेजने का डर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत ही हानिकारक था। हाँ, कोई भी व्यापार करने से डरेगा फिर तो। बिल्कुल। तो जेल का डर हटाकर केवल जुर्माना तय करने से इन अनावश्यक मुकदमों की संख्या घटेगी। इससे होगा ये कि न्यायपालिका का वो कीमती समय बचेगा जिसे वो हत्या या धोखाधड़ी जैसे गंभीर आपराधिक मामलों को सुलझाने में लगा सकेगी। गवर्नेंस के लिहाज से ये एक बहुत ही व्यावहारिक सुधार है। समझ गए। गवर्नेंस का एक और सकारात्मक परिणाम पर्यावरण के क्षेत्र में भी देखने को मिला है आज। जल शक्ति मंत्रालय का नया डेटा आया है जिसके अनुसार 2024-25 में गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का असर दिख रहा है। जी, 524 में से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। लेकिन न्यूज में 2 वैज्ञानिक शब्दावलियों का जिक्र है। रिपोर्ट कहती है कि BOD में कमी आई है और घुलित ऑक्सीजन यानी DO का स्तर बढ़ा है। परीक्षा के लिहाज से इन दोनों का मतलब समझना थोड़ा जरूरी है। पर्यावरण विज्ञान में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी DO हमेशा परीक्षा का फेवरेट हिस्सा रहते हैं। मैं इसे सरल भाषा में समझाता हूं। जी बताइए। जब नदी में सीवेज या जैविक कचरा डाला जाता है
तो उस कचरे को तोड़ने या खत्म करने के लिए बैक्टीरिया पनपते हैं। अब ये बैक्टीरिया जिंदा रहने के लिए नदी के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इसी ऑक्सीजन की मांग को बीओडी कहते हैं। एकदम सही पकड़े आप। ऑक्सीजन की इस मांग को ही बीओडी कहते हैं। यानी बीओडी अधिक होने का सीधा सा मतलब है कि पानी में कचरा ज्यादा है और बैक्टीरिया सारी ऑक्सीजन खींच रहे हैं। तो जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए तो कचरा कम हुआ। बिल्कुल। कचरा कम हुआ तो बैक्टीरिया कम हुए, जिससे उनकी ऑक्सीजन की मांग यानी बीओडी घट गई। और जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं सोखेंगे तो जाहिर है पानी में घुलित ऑक्सीजन यानी डीओ का स्तर अपने आप बढ़ जाएगा। और इससे मछलियां और बाकी जलीय जीव सुरक्षित रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जी, बस यही इंटरलिंकिंग परीक्षा में काम आती है। खैर, जलमार्गों और महासागरों की इसी चर्चा को अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जोड़ते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी विशेषज्ञों ने ईरान पर किसी भी संभावित हमले को युद्ध अपराध करार दिया है। क्योंकि ईरान के पास क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का बहुत विशाल जखीरा है। जी, और इस पूरे कूटनीतिक तनाव का असर देखिए कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली क्षेत्रीय शांति बहाली बैठक ही रद्द हो गई है। लेकिन भारत के लिए मुझे लगता है ये तनाव सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सीधा संकट है। बिल्कुल संकट है। पश्चिम एशिया की अस्थिरता का असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कूटनीतिक दृष्टिकोण से हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। वो कैसे? पहला, भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के रूप में यहीं से आयात करता है, तो तनाव का सीधा मतलब है तेल की कीमतों में उछाल। दूसरा, हमारा चाबहार बंदरगाह ईरान में ही स्थित है, जो मध्य एशिया तक पहुंचने का हमारा सबसे अहम रास्ता है। और तीसरा शायद I2U2 गठबंधन। जी हाँ, भारत I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए इस भू रणनीतिक गठजोड़ का हिस्सा है और इसकी सफलता इस क्षेत्र की शांति पर ही टिकी हुई है। इस ऊर्जा सुरक्षा को ना हम भौगोलिक मैपिंग के जरिए और स्पष्ट रूप से विजुलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए दुनिया की अर्थव्यवस्था एक गाड़ी है, तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य उस गाड़ी का मेन फ्यूल पाइप है। अगर कोई इसे दबा दे तो क्या होगा? गाड़ी वहीं रुक जाएगी। 80% कच्चा तेल आयात इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। और मैपिंग के सवाल यहीं से बनते हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और न्यूज में जिस IRGC का जिक्र है वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। ये ईरान की सेना का सबसे इलीट हिस्सा है। तो इनका इस जलमार्ग पर पूरा नियंत्रण है? जी, और इसके समानांतर एक और बहुत अहम चुक पॉइंट है, बाबल मंडेब। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। इसे आंसुओं का द्वार या गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। जहां यमन के हूती विद्रोही लगातार व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। इन दोनों जलडमरू मध्यों के सटीक लोकेशन और इनसे जुड़े सागरों के नाम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, पृथ्वी की इन भौगोलिक सीमाओं और विवादों से थोड़ा ऊपर उठकर इंसान की अंतरिक्ष और तकनीकी अनंत संभावनाओं की बात करते हैं। साइंस एंड टेक में नासा के मिशन आर्टेमिस 2 को लेकर बड़ी खबर है। हाँ, लॉन्चिंग के बाद अंतरिक्ष यान की ट्रांसलूनर इग्निशन प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही है। और आपको पता है, 1972 के अपोलो 17 के बाद पहली बार इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचने वाला है। इस क्रू में 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनमें एक महिला क्रिस्टीना कोच और एक अश्वेत यात्री विक्टर ग्लोवर शामिल हैं। देखिए, आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य सिर्फ चांद को छूकर वापस आना नहीं है। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थायी बेस बनाना है। और यहाँ ट्रांसलूनर इग्निशन के तंत्र को समझना दिलचस्प है। ये क्या होता है एग्जैक्टली? ये रॉकेट इंजन का वो सटीक और शक्तिशाली थ्रस्ट यानी धक्का है जो अंतरिक्षयान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आजाद करके चंद्रमा की कक्षा की तरफ धकेलता है। अगर ये इग्निशन कुछ सेकंड भी आगे पीछे हो जाए ना, तो यान अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो सकता है। बाप रे। जी, और ये मिशन भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने के लिए परीक्षण केंद्र की तरह काम करेगा। अंतरिक्ष परीक्षण की इसी कड़ी में अपने इसरो ने भी एक बहुत अहम पहल की है। गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों की सहन शक्ति को परखने के लिए मिशन मित्र नाम का एक एनालॉग मिशन शुरू किया गया है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इसरो ने इस पूरे प्रयोग के लिए लेह लद्दाख को ही क्यों चुना? भारत में तो और भी कई जगह हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एनालॉग मिशन का मुख्य काम ही ये होता है कि पृथ्वी पर एक ऐसी जगह खोजी जाए जो बिल्कुल किसी दूसरे ग्रह या अंतरिक्ष जैसी हो। अच्छा, तो लद्दाख की भौगोलिक परिस्थितियां उससे मैच करती हैं? बिल्कुल।
लद्दाख की अत्यधिक ऊंचाई, जमा देने वाला तापमान, ऑक्सीजन का बेहद कम स्तर और पूरी तरह से बंजर जमीन, ये सब मंगल ग्रह या चंद्रमा की सतह से बहुत मिलते जुलते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री इस कठोर वातावरण में कई दिनों तक बंद रहकर परीक्षण करेंगे, तो गगनयान के वास्तविक मिशन के दौरान आने वाली मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चुनौतियों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। मनोवैज्ञानिक चुनौतियों और इंसान के दिमाग को पढ़ने की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से आज एक सच में हैरान करने वाली खबर आई है। इमोस्केप नाम का एक ऐसा मेडिकल ग्रेड एआई प्लेटफॉर्म बना है जो महज एक वेबकैम के जरिए 1 मिनट में व्यक्ति की मानसिक स्थिति और भावनाएं बता देता है। और इसका जो आधार है वो सबसे दिलचस्प है। हाँ, इसका आधार भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और उसके नवरस हैं। मतलब ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है कि आज का एक आधुनिक एल्गोरिदम 2000 साल पुरानी संस्कृत की किताब का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। देखिए, ये वास्तव में प्राचीन भारतीय ज्ञान और मॉडर्न मशीन लर्निंग का बहुत गहरा एकीकरण है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मानव भावनाओं का सबसे विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र जैसे 9 रस बताए गए हैं। तो क्या एआई संस्कृत श्लोक पढ़ रहा है? नहीं नहीं, एआई सीधे संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ रहा है, बल्कि मशीन लर्निंग मॉडल को इन 9 रसों से जुड़े चेहरे के सूक्ष्मतम भावों, जिन्हें हम माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं, उन पर ट्रेन किया गया है। अच्छा, मतलब चेहरे की छोटी छोटी हरकतों पर। जी, जब कोई व्यक्ति वेबकैम के सामने होता है तो ये एआई उसकी आंखों की पुतलियों के सिकुड़ने, होठों के तनाव और चेहरे की मांसपेशियों के खिंचाव को मापता है और उसे नवरसों के डेटाबेस से मैच करता है। मानसिक स्वास्थ्य और डिप्रेशन का पता लगाने में ये तकनीक बहुत बड़ी क्रांति साबित हो सकती है। क्या बात है। और विज्ञान के साथ साथ खगोल विज्ञान की भी एक दुर्लभ घटना आज चर्चा में है। एक धूमकेतु है जिसका नाम C2026A1 है, जो शनिवार को सूर्य के बेहद करीब मात्र 1.63 लाख किलोमीटर दूर से गुजरने वाला है, जो कि खगोलीय दूरी के हिसाब से बहुत कम है। हाँ, जनवरी में खोजे गए इस धूमकेतु का नाभिक 2.4 किलोमीटर बड़ा है। अत्यधिक तापमान के कारण इसका सुरक्षित बच निकलना मुश्किल माना जा रहा है। देखिए, धूमकेतु या कॉमेट्स वास्तव में धूल, बर्फ और गैसों के जमे हुए गोले होते हैं, और ये सौरमंडल के निर्माण के समय के बचे हुए अवशेष हैं। तो क्या इनके पिघलने से हमें कुछ पता चलता है? बिल्कुल। जब ये सूर्य के इतने करीब आते हैं और पिघलते हैं, तो वैज्ञानिक इनसे निकलने वाली गैसों का अध्ययन करते हैं। इसी से पता चलता है कि अरबों साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को इसका नाम C2026A1 ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अंतरिक्ष के इन अभियानों से लौटकर अब खेल मैदान और इतिहास के पन्नों की ओर चलते हैं। मंगोलिया में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन, जो कि 51 केजी भार वर्ग में है, प्रिया 60 केजी और प्रीति 54 केजी, इन तीनों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पेरिस ओलंपिक के लिहाज से ये बहुत अहम है। जी, और खेल परिदृश्य से ये जानकारी सीधे तौर पर परीक्षा में पूछी जा सकती है। विशेषकर खिलाड़ियों के नाम और उनके भार वर्ग को मैच द कॉलम के रूप में अक्सर पूछा जाता है। इसमें निखत जरीन का 51 केजी वर्ग सबसे अहम है। और आज 4 अप्रैल है, तो इतिहास का एक बेहद भावुक और प्रेरक प्रसंग भी याद आता है। 4 अप्रैल 1934 को क्रांतिकारी असित रंजन भट्टाचार्य को सिलहट जेल में फांसी दी गई थी। उनकी उम्र उस वक्त महज 19 वर्ष थी। 19 वर्ष? हाँ, आधुनिक इतिहास के पन्नों में ये नाम शायद उतना चर्चित नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष किसी से कम नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। असित रंजन भट्टाचार्य महान क्रांतिकारी सूर्यसेन से प्रेरित थे और अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। उस समय क्रांतिकारियों के सामने हथियारों के लिए धन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती थी ना। बिल्कुल। और इसी उद्देश्य से असित रंजन ने 1933 में इटाखोला डकैती कांड की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। 19 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे को चूम लेना हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी की बुनियाद में कैसे कैसे बलिदान शामिल हैं। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। खैर, इतिहास के इन संघर्षों से प्रेरणा लेते हुए आज के संपादकीय यानी एडिटोरियल विश्लेषण पर नजर डालते हैं, जो आज के सबसे बड़े आर्थिक संकट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोजगार के बदलते स्वरूप पर बात करता है। ओरेकल कंपनी वाली खबर? जी, खबर है कि ओरेकल जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने लागत कम करने के लिए 30,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि एआई 15 लाख पुरानी नौकरियां खत्म कर देगा, लेकिन 40 लाख नई नौकरियां पैदा भी करेगा। तो आप इसे कैसे देखती हैं?
मुझे तो लगता है कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है जो इंसानों को गायब कर देगी, बल्कि यह कैलकुलेटर के आविष्कार की तरह है, जिसने गणितज्ञों की नौकरी नहीं छीनी, बल्कि उनके काम करने की गति और काम के तरीके को बदल दिया। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। संपादकीय का मुख्य तर्क भी यही है कि हमारी अर्थव्यवस्था का बुनियादी स्वरूप बदल रहा है। मतलब अब डिग्रियां काम नहीं आएंगी। देखिए, भविष्य की अर्थव्यवस्था डिग्री आधारित नहीं रह जाएगी, बल्कि यह पूरी तरह से स्किल आधारित होगी। किसी व्यक्ति के पास कितनी डिग्रियां हैं, इससे ज्यादा यह मायने रखेगा कि वो व्यक्ति एआई टूल्स का कितनी कुशलता से उपयोग कर सकता है, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इसके लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए? आगे की राह यही है कि प्रारंभिक स्कूली स्तर पर बच्चों में कंप्यूटेशनल थिंकिंग विकसित की जाए, और जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं उन्हें तकनीक के साथ प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जाएं। तभी हम एआई का सही फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल सही। तो चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए अब हम आज के महाविश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। मैं चाहूंगी कि आप पिछले कुछ मिनटों में चर्चा किए गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का एक त्वरित रीकैप कर दें, ताकि अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से एक समग्र फ्रेमवर्क तैयार हो सके। जी बिल्कुल। आज के विश्लेषण से हमें एक प्रशासक के रूप में सोचने का नजरिया मिलता है। राजस्थान से हमने शुरुआत की और देखा कि कैसे नाता प्रथा में बाजारवाद ने मानव तस्करी और पॉक्सो जैसे अपराधों को जन्म दिया। हाँ, और पीएलएफएस रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि 55% से अधिक महिलाएं केयर इकोनॉमी के कारण जीडीपी की मुख्य धारा से बाहर है। बिल्कुल। फिर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हमने देखा कि लैंडलॉक राजस्थान को NW48 यानी लूनी रन ऑफ कच्छ जलमार्ग से जोड़ने का डीपीआर तैयार हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए केवलादेव इको टूरिज्म और सॉफ्ट पावर के लिए पश्चिमी सांस्कृतिक सर्किट की भूमिका भी हमने समझी। और राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस सुधारने के लिए जन विश्वास बिल ने 79 छोटी गलतियों को अपराध मुक्त किया है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। पर्यावरण में गंगा में बीओडी कम होने से डीओ का स्तर सुधरा है। सुरक्षा के मोर्चे पर आईएनएस अरिंदमन ने हमारे न्यूक्लियर ट्राइड को और आईएनएस तारागिरी ने स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने मैपिंग भी की। जी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हमने होर्मू जलडमरू मध्य, जहां आईआरजीसी का नियंत्रण है, और बाब अल मंडेब, जहां हूती हमले हो रहे हैं, उनकी रणनीतिक अहमियत को समझा, जो सीधे हमारी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े हैं। विज्ञान में नासा और इसरो के मिशन काफी अहम रहे हैं। हाँ, विज्ञान में नासा का आर्टेमिस 2 और लद्दाख में इसरो का एनालॉग मिशन मित्र अंतरिक्ष की नई जमीन तैयार कर रहे हैं। वहीं इमोस्केप एआई ने प्राचीन नाट्य शास्त्र के नवरसों को आधुनिक मेडिकल तकनीक से जोड़ दिया। और अंत में हमने निखत जरीन का मुक्केबाजी में प्रदर्शन, असित भट्टाचार्य का ऐतिहासिक बलिदान और एआई युग में स्किल आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता का विश्लेषण किया। मतलब इतने विशाल सिलेबस और न्यूज़पेपर्स के ढेर को एक तार्किक सूत्र में पिरो देना ही हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य था, जो आज काफी अच्छे से पूरा हुआ। बिल्कुल। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर। आज हमने देखा कि एआई तकनीक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रसों को समझकर इंसान के चेहरे के भाव पढ़ रही है। सोचिए, जब भविष्य में ये एआई हमारी सामाजिक कुप्रथाओं, जैसे हमने शुरुआत में नाता प्रथा की बात की, उसका गहराई से विश्लेषण करेगा, तो क्या तकनीक सिर्फ डेटा और मुनाफे तक सीमित रह जाएगी, या क्या ये तकनीक हमें एक अधिक नैतिक और संवेदनशील समाज बनाने में भी कोई मदद कर पाएगी? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। यह वास्तव में सोचने पर मजबूर करने वाला एक बहुत ही गहरा विचार है। इसी के साथ आज की इस डीप डाइव चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस बेहतरीन तैयारी, आज की क्लास की पूरी पीडीएफ नोट्स और नियमित अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे आरएएस एग्जाम प्रेप के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। नियमित अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। सीखते रहें और बढ़ते रहें। नमस्कार।